आज के इस पहले इजलास की सदारत करेंगे हमारे यानी जो मकालों का सेशन शुरू होने जा रहा है डॉक्टर तकी आबदी साहब। तकी आबदी साहब से दरख्वास्त है कि मसनद सदारत तशरीफ़ ले आएँ और निज़ामत करेंगे डॉक्टर ज़ीशान हैदर साहब। उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। और अब मैं माइक सुपुर्द कर रहा हूँ जनाब ज़ीशान हैदर साहब की खिदमत में। डॉक्टर ज़ीशान हैदर तशरीफ़ लाएँ और वो अब आज के सेशन को संभालें। और आप हज़रात से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। इसके बाद खाने का अहतमाम है और फिर उसके बाद 2 इजलास और होंगे, उसमें हमारे सारे मकाला निगार जो हैं मौजूद हैं, वो सब अपने मकालात पेश करेंगे। मैं सामाईन से दरख्वास्त करूँगा और अपने स्कॉलर्स से कि प्लीज़ अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएँ ताकि हम सेशन का आगाज़ कर सकें। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर तकी आबदी साहब से कि मसनद सदारत पे जलवा अफरोज़ हों। और साथ साथ आज की हमारी मकाला निगार डॉक्टर हिना अफशां से मैं दरख्वास्त करूँगा जो DGP कॉलेज कानपुर से तशरीफ़ लाएंगे। स्टेज पे आ जाएं आप भी। डॉक्टर हिना अफशां। डॉक्टर ज़ेबा नाज साहिबा से दरख्वास्त है कि जो गोकुल दास हिंदू PG कॉलेज मुरादाबाद से तशरीफ़ लाई हैं वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर सिफ्ते हसन नकवी साहब से दरख्वास्त है शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो भी तशरीफ़ ले आएँ। जनाब जलील निज़ामी साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं दरख्वास्त करूँगा आज के सेशन के नाज़िम जनाब डॉक्टर ज़ीशान हैदर साहब से जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में फ़ारसी के लेक्चरार हैं। जनाब डॉक्टर ज़ीशान हैदर साहब आपके रूबरू हैं। दानिश्वरान मुल्क व जहान की खिदमत में आदाब है। डॉक्टर तकी आबदी साहब मसनद सदारत पे जलवा अफरोज़ हैं, उनकी इजाज़त से इस जलसे का आगाज़ किया जाता है। डॉक्टर शफ़ाक़ साहब। जी हाँ। ये एक दरियाए फैज़ है जो रवा दवा है। मैं जो कुछ भी अपना थोड़ा बहुत इल्म रखता हूँ उसकी एक किलीद और कुंजी आपको दे रहा हूँ। मैं हर शख्स जो स्टेज पे आता है उसका लफ्ज़ सुनता हूँ और उससे फ़ायदा उठाता हूँ। तो ये मत समझिए कि महमिल में कौन है। गुफ्तगू जो अभी आपने सुनी पहले उसमें 3-3 मिनट 4-4 मिनट कमाल की गुफ्तगू है। तो इस्तेफादा कीजिए, जहमत करके आप लोग यहाँ तक आते हैं। और शफ़क़ साहब ने बहुत ही उम्दगी से बहुत ही मोहब्बत से किया है। अब हम बग़ैर कोई डिस्टर्बेंस के इस फंक्शन को आपके आगे बढ़ाएं। मुश्क की खुद बेबुयाद नान की अत्तार बेगोयाद। शेख सादी ने गुलिस्तान सादी में ज़बरदस्त फ़िक्र का मुज़ाहरा किया है कि जो मुश्क है, जो खुशबू होती है, मुश्क की खुशबू वो खुद फैलती है, न ये कि अत्र फरोश उसकी तारीफ़ करे और कहे कि ये खुशबू है। तो मुश्कान आस की बेबुयाद नान की अत्तार बेगोयाद। तो ये खुशबू का इस्तिआरा ये क्या है? क्या ये हसीन लबों की खुशबू है जो उर्दू ज़बान की शक्ल में फ़ज़ाए कायनात को मुअत्तर किए हुए है, या आसमान से नाजिल होने वाली रहमतों की खुशबू है जिसके लिए ये कहना दुरुस्त है शबनम ने भर दिए हैं कटोरे गुलाब के, या ये गुलशने बेखार की खुशबू है जहाँ रंग व आहंग है, ऐसी फसले गुल है जहाँ ख़िज़ां का गुज़र नहीं, जिसका असर हर सामत हर सू हर जानिब महसूस हो रहा है, जिसका वजूद रंग व नस्ल कौम व मिल्लत और मुल्क व ममलकत की सरहदों से आज़ाद है। जैसा कि यहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों से तशरीफ़ लाए दानिश्वरान मौजूद हैं और अपने अपने
अफ़कार व ख़यालात की खुशबू उर्दू ज़बानों अदब के तवस्सुत से बिखेर रहे हैं। ये अनादीले चमन के नगमों की खुशबू है जो हवाओं में रस घोल रही है। मकाला निगार डॉक्टर हिना अफशां साहिबा DGPG कॉलेज कानपुर से तशरीफ़ लाई हैं। आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि आप तशरीफ़ लाएं और अपना पुरमग़्ज़ मकाला पेश करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इदारा लौह क़लम के अरकान का और ख़ास तौर पर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब का कि परवीन शाकिर के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने का उन्होंने मौका फ़राहम किया। मगर बड़ी ईमानदारी से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं कि यहाँ पर मैं अपना मकाला तो सिर्फ़ एक बहाना है, मैं यहाँ पर तक़ी आब्दी सर, अमीर मेहंदी सर या खलीलुर रहमान सर को सुनने की गरज से हाज़िर हुई हूँ। मैं इससे पहले भी आपको कई बार सुन चुकी हूँ और सुनती हूँ तो कुछ ले कर जाती हूँ, और ये चंद जुमले या कुछ अल्फाज जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ शायद उनको सुनने के बाद ही। आज मेरे मकाले का उन्वान है परवीन शाकिर की शायरी में फ़न्नी और फ़िक्री अवामिल। उर्दू शायरी में ख़वातीन शायरात में परवीन शाकिर का अहम मकाम है। आपका नाम आते ही दुनिया ज़हन में एक ऐसी शायरा का तसव्वुर आ जाता है जिसने कमसिन लड़कियों के नीम पुख्ता इश्किया जज्बात बड़ी बेबाकी से बयान किए हैं। इंसान के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है जिसे कुदरत ने गंजीना एहसास से तामीर किया है, जहाँ मुसलसल एहसास व जज्बात के ज़ेरोबम से एक हैजान बरपा रहती है, जहाँ तक पहुँचना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं। ये फ़क्र सिर्फ़ एक फ़नकार को हासिल है कि वो जहाँ चाहता है इस दुनिया के तहखानों में मानिंद शनावर उतरता चला जाता है। परवीन शाकिर निसाई जज्बात और एहसासात के समंदर की वो शनावर हैं जिन्होंने बड़ी जुरतमंदाना अंदाज में दिलो दिमाग के तहखानों में उतरकर खूबसूरत निसाई एहसास को कलमबंद किया है। अपने मजमुए में अक्सर उन्होंने नौक़ीज़ दोशीज़ाओं के मख्फी इश्किया जज्बात का इजहार बड़े लतीफ़ पैराए में किया है, जैसे उनकी नज़्म के ये बंद, नज़्म एहतियात के ये बंद। सोते में भी चेहरे को आंचल से छिपाए रहती हूँ, डर लगता है पलकों की हल्की सी लर्जिश, होठों की मौहूम सी जुम्बिश, गालों पर रह रह कर उतरने वाली धनक, लहू में चार चांद रचाती इस नन्ही सी खुशी का नाम न ले ले, नींद में आई हुई मुस्कान किसी से दिल की बात ना कह दे। उनकी नज़्म एहतियात के ये बंद जिसमें एक कमसिन लड़की अपने इश्किया जज्बात जो वो दुनिया से छुपाए फिरती है बड़ी फ़नकारी के साथ पेश करती है। ये उनकी अकेली नज़्म नहीं है, इसके अलावा एतराफ़, कश्फ, कांच की सुर्ख चूड़ियाँ, गुमान, प्यार के अलावा बहुत सारी ऐसी नज़में हैं जिन्हें अदबी हलक़ों में खूब पजीराई मिली। अगर मैं ये कहूँ कि खुशबू से नहीं खुशबू से ही उनका खुशबुओं भरा सफ़र शुरू हुआ तो गलत ना होगा। खुशबू ने लोगों के दिलो दिमाग को मुअत्तर किया, मगर परवीन शाकिर के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई कि उन्हें महदूद दायरे में क़ैद करने की कोशिश की गई, ये कहकर कि वो सिर्फ़ कमसिन लड़कियों के नीम पुख्ता इश्किया जज्बात की शायरा हैं। यहाँ हमें उनके फ़न पर गौर करने की और फ़िक्र करने की ज़रूरत है। उनके 5 शेरी मजमुए खुशबू, सदबर्ग, इनकार, खुद कलामी निसाई जज्बात भरपूर अंदाज में बयान किए गए हैं। अगर ये कहा जाए कि उनकी पहली उनफरादियत है तो गलत ना होगा। उन्होंने कायनात को औरत की नज़र से देखने की कोशिश की है। ये बात दुरुस्त है कि परवीन शाकिर के मजमुए खुशबू में नौख़ीज़ लड़कियों के नीम पुख्ता एहसास व जज्बात, मख्फी ख्वाहिशात, यास व हसरत, पल पल बदलते हुए ख़यालात को नज़मों और गज़लों में बड़ी महारत और फ़नकारी से पेश किया है। हालांकि उनके मौज़ूआत कोई नए नहीं,
ना कोहे काफ की सैर है, ना क़िलाओं की बातें, ना चांद तारे तोड़ने की ज़िद। वही रवायती मौज़ू के बयान ने, अंदाज़े बयान ने नया और अनोखा बना दिया है। हैरान आँखें। परवीन शाकिर को ज़बान पर कुदरत हासिल है, अल्फाज की दरोबस्त में महारत रखती हैं। जिस लफ्ज़ को जहाँ इस्तेमाल किया गोया वो वही मौजू हैं। लफ्ज़ों की गुनगुनाहट और लहजे की नरमी उनके फ़न का गोया उनके फ़न को बाकमाल बनाती है। उन्होंने अक्सर अपना दामन तसन्नु और बनावट से पाक रखने की कोशिश की है और अपनी फ़िक्र को सादा और सलीस अंदाज में बयान करती हैं। जैसा सोचती हैं वैसे ही आसानी से अदा करती हैं। सर छुपाएं तो बदन खुलता है, ज़ीस्त मुफलिस की रिदा हो जैसे। अभी से मेरे रफूगर के हाथ थकने लगे, अभी तो चाक मेरे ज़ख्म के सिले भी नहीं। उनके यहाँ अल्फाज के बर्ताव में फ़नकारी है। यही वजह है कि परवीन शाकिर की शायरी में एक तनाव है, कहीं लचीलापन नज़र नहीं आता। रात के जहर से रसीले हैं, सुबह के होठ कितने नीले हैं। बूंदों की छमाछम से बदन कांप रहा है और मस्त हवा रक्स की लय तेज़ किए है। मेरी चाहत से भीगे जंगल में मेरा तन मोर बन के नाचता है। इन तमाम अशार में इनकी फ़िक्री और फ़नी अवामिल की भरपूर अक्कासी है। इन अशार में इश्किया जज्बात, खुद सुपुर्दगी की कैफियत, तंज़, गहराई, पुख्तगी सब कुछ यकजा है और ये सब परवीन शाकिर का अपना है। तर्ज़ बयान मुनफरिद, लबो लहजा, इनके फ़न और सनदगिरी का ख़याल, हर जगह इन्होंने फ़न और सनदगिरी का ख़याल रखा है। अब देखें, रात के जहर से रसीले, सुबह के नीले होंठ, हवा की लय, नाखूने गुल से ज़ख्म का छिलना, अपने वजूद को मोड़ के इस्तियारे में देखना, ये परवीन शाकिर के अपने इस्तियारे हैं। यहाँ उनकी उनफरादियत वाज़े है। परवीन शाकिर के यहाँ मोहब्बत को वजूद की तकमील का ज़रिया और शायरी को वजूद और मोहब्बत की हम आहंगी का बेहतरीन इजहार बताया है। ये शायरी और मौसीकी के एक दूसरे में मिल जाती है। उनके कलाम के मुताले से ये बात वाज़े होती है। वजूद को जब मोहब्बत का वजदान मिला तो शायरी ने जन्म लिया। इसका आहंग वही है जो मौसीकी का है। जब तक सारे सुर सच्चे न लगें, गले में नूर नहीं आता। दिल के सब ज़ख्म लौ न दें तो हर्फ में रोशनी नहीं आती। अगर ज़िंदगी से मोहब्बत करना जुर्म है तो ये लड़की पूरे गुरूर के साथ अपने जुर्म का एहतराफ़ करती है। खुशबू की शायरा से मारूफ परवीन बेशक इश्क की वादियों में खूब सैर कराती हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इनकी तमाम शायरी सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का फसाना है। खुशबू के बाद के मजमुए और अक्सर खुशबू में भी कसरत से भी ऐसे इस्तियारे मिलते हैं जिनमें न सिर्फ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को अपना मौज़ूए सुखन बनाया। अहम बात यह है कि इनके मौजू ज़मानी हो या कायनाती, इनका अनोखा और मुनफरिद लबो लहजा इनके मखसूस मिजाज की नुमाइंदगी करता नज़र आता है और फ़नी और फ़िक्री दरोबस्त और महारत इन्हें दूसरों से जुदा रखती है। मिसाल के तौर पर ये चंद अशार। काई की तरह लाशें चट्टानों में उग गईं, ज़रख़ेज़ियों से अपनी परेशान थी ज़मीं। ज़ीस्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही का क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। परवीन शाकिर की एक अहम खूबी उनके तजुर्बात को बयान करने का फ़न है। छोटे से छोटे तजुर्बे को भी इतनी खूबी और फ़नकारी से गिरफ्त में लेती हैं कि कारी पहरों सोचता रहे जैसे उनकी नज़्म पहले पहल की ये बंद।
ये चंद लाइनें। शिकन चुप है, बदन खामोश है, गालों पे वैसी तमतमाहट भी नहीं है, लेकिन मैं घर से कैसे निकलूंगी? हवा चंचल सहेली की तरह बाहर खड़ी है, देखते ही मुस्कुराएगी, मुझे छूकर तेरी हर बात पा लेगी, तुझे मुझसे चुरा लेगी, ज़माने भर से कह देगी मैं तुझसे मिलकर आई हूँ। हवा की शोखियाँ ये और मेरा बचपना ऐसा कि अपने आप से भी तेरी खुशबू छुपाए फिर रही हूँ। नज़्म के मुतालिए से साफ जाहिर है कि माशूक़ा को आशिक़ से मिले काफ़ी अरसा हो गया है, मगर इसके बदन से महबूब की खुशबू भी आ रही है, और इसकी बेचैनी का सबब भी यही है कि अगर वो बाहर निकली तो चंचल हवा जो इसे छूकर महबूब की खुशबू से फ़िज़ा को महकाएगी और वो राज जो वो ख़ुद से भी छुपा रही है वो खोल देगी। यही लफ्ज़ों की तरकीब, बयान का अछूतापन, लहजे का धीमापन कारी को अपनी सहर की जद में ले लेता है। परवीन शाकिर की माशूक़ा हिंदुस्तानी औरत है, वो वफ़ा का पैकर है, जिसका दिल मोहब्बत से भरा हुआ है। वो सारी ज़िंदगी किसी एक की होकर रहना चाहती है, वो बेवफ़ा कहलाना पसंद नहीं करती। अगर आशिक़ बेवफ़ाई करे तो वो तरह तरह की तावीलें देकर अपने आप को तसल्ली भी देती है और तस्कीन भी, लम्हा लम्हा इसके लौट आने का इंतज़ार करती है। जो आज ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था कि मैं इसको भूल जाऊंगी। उंगलियों को तराश दी फिर भी आदतन इसका नाम लिखती हैं। और बड़ा ही मारूफ शेर, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, घर का दरवाज़ा खुला रखा है, वक्त मिल जाए तो ज़हमत करना। परवीन शाकिर के यहाँ मशरक़ी औरत जलवागर है। यहाँ औरत का मुनफरिद और सच्चा रूप सामने आता है। खुद सुपर्दगी है मगर गुरूर के साथ, तंज़ है मगर तबस्सुम के साथ, एहतजाज है मगर धीमे लहजे में, बेबाकी है मगर बेहयाई नहीं। इनका ये मिजाज उनकी नज़मों और गज़लों दोनों जगह नज़र आता है। उनके यहाँ तानीसियत की गूंज साफ सुनाई देती है। वो ख़ुद एक औरत हैं, औरत का दर्द वो जैसा महसूस करती हैं वैसा ही बयान करती हैं। औरत की शख्सियत, इसके एहसासात और जज्बात और मर्द से इसके मुख्तलिफ होने के जो अनासिर जिनसी और सिनफ़ी हैसियत का तयन करते हैं, वो महज इनके यहाँ आशिक़ और महबूब के तस्वीर में ज़ाहिर नहीं होते, बल्कि परवीन शाकिर को बहैसियत एक जिनसी या सिनफ़ी औरत के मज़लूमियत, नाइंसाफ़ी जो बरसों से औरत का हिस्सा रही है, इसलिए कि वो औरत है, बार बार परवीन शाकिर को कचोके लगाती है। यही वजह है कि उनकी अक्सर नज़मों में इनका एहतजाजी और मज़ाहमती रूप नज़र आता है। उनकी एक नज़्म, सिर्फ़ एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ये जुर्म है या गुनाह है। इस नज़्म में मर्दों के बनाए हुए समाजी उसूलों में जहाँ औरत की मजबूरी, महरूमी और बेबसी को अल्फाज के धागे में पिरोकर फ़नी हुनरमंदी से बयान किया गया है। हमारे माशरे में मर्द के जबर और इस्तेहसाल के इतने रंग हैं कि शुमार करना मुश्किल है। लड़कियों की पसंद नापसंद, उनके एहसासात और जज्बात, मामलात में रज़ामंदी या उनकी राय को अहमियत नहीं दी जाती। उन्हें नाक़िसुल अक़्ल कहकर हाशिए पर रखा जाता है। ये सिलसिला शुरू तो वालिदैन के घर से होता है मगर मिराज पाता है ससुराल जाकर। काश अब उनकी ये नज़्म, सिर्फ़ एक लड़की हूँ, काश मेरे पर होते तेरे पास उड़ आती, काश मैं हवा होती तुझको छू के लौट आती, मैं नहीं मगर कुछ भी संग दिल रवाजों की, आहने हिसारों में उम्र कैद की मुल्ज़िम, सिर्फ़ एक लड़की हूँ। इस नज़्म में माशूक़ा का महबूब से मिल पाना माने नहीं रखता, बल्कि अहमियत इस बात की है कि मर्दों के बनाए हुए समाजी उसूलों और बंदिशों के हाथों औरत इतनी मजबूर है कि बस पर, हवा छूना, संग दिल रिवाज, आहनी हिसार,
उम्र कैद के मुल्जिम जैसे अल्फाज की सारी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़िए तो पता चलता है परवीन शाकिर की फ़नी हुनरमंदी यहाँ बड़ी खूबी से कारफरमा नज़र आती है। परवीन शाकिर अहद हाजिर और बदलते हुए समाजी हक़ाइक़ की तरफ भी कारी को मुतवज्जे करती हैं। इनकी नज़्म मिसफिट, कुत्तों का सिपासनामा, पोस्ट डिनर आइटम, लहजे की तलक़ी और नश्तरियत, यहाँ लहजे की तलक़ी और नश्तरियत अपने उरूज पर है। फ़नी एतबार से गौर व फ़िक्र की हामिल है। जबकि सूरत हाल तो ये है, मेरा घर मेरे औरत होने की, उन्हीं की नज़्म, जबकि सूरत हाल तो ये है, मेरा घर मेरे औरत होने की मजबूरी का पूरा लुत्फ़ उठाता है। हर सुबह मेरे शानों पर ज़िम्मेदारी का बोझ लेकिन पहले से भारी होता है, फिर भी मेरी पुष्ट पर नाअहली का ख़ूब रोज़ बरोज़ नुमायाँ होता जाता है। आज औरत दोहरी ज़िम्मेदारी के बायस घर और बाहर के मसाइल से जूझ रही है। हर सुबह इसके कंधों पर पहले से ज़्यादा बाहरी ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है। इस नज़्म में ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबक़े की तालीम याफ्ता औरत की मजबूरियों, महरूमियों और जबर व घुटन को नुमायाँ तौर पर ज़ाहिर किया गया है। उनका मजमुआ इनकार में ऐसी बहुत सारी नज़में हैं जिनमें हमारे माशरे के मौका परस्त लोगों को तंज़ का निशाना बनाया गया है। परवीन शाकिर का शेरी सफ़र खुशबू से शुरू हुआ, मगर धीरे धीरे इस खुशबू ने कायनात को अपने हिसार में ले लिया। इनकी शायरी में इश्किया जज्बात और एहसासात, अना है, खुददारी भी है। उनकी बहुत सारी नज़में एहतजाज और बगावत पर मबनी हैं। वो कायनात में दिखाई देने वाले गमो अंदोह और माशी नाहमवारी को किस तरह अपने दिल में महसूस करती हैं। उनकी नज़्म नया दुख ऐसी ही नज़्म है जहां परवीन शाकिर ने कायनात के दर्द को अपने लफ्ज़ों में समेटा है और बहुत ही हमागिरी और आफाकी अंदाज में पेश किया है। उस नज़्म का एक शेर आपकी खिदमत में और उसके बाद ज़हमत तमाम। मुसाफिराने शबे गम असीरेदार हुए, जो रहनुमा थे बिके और शहरयार हुए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हिना अफशां साहिबा ने बहुत पुरमौज मकाला पेश किया और उन्होंने खुशबू के मुख्तलिफ़ जिहात को, खुशबू की मुख्तलिफ़ जिहतों को और इस्तिआरात को पेश किया। लाल चंद फलक खुशबू के तवस्सुत से हुब्बुल वतनी के जज्बात की हसीन अक्कासी करते हैं। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। अब डॉक्टर ज़ेबा नाज साहिबा गोकुल दास हिंदू पीजी कॉलेज मुरादाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। उनकी खिदमत में इल्तिमास है कि वह आएँ, अपना मकाला पेश करें। शुक्रिया मोहतरम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ मौजूद इन संजीदा समाअतों को मेरा सलाम। दूर दराज मुल्कों से तशरीफ़ लाए मेहमानान का खैर मकदम करती हूँ और साथ ही शफ़क़ साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इतना हसीन प्रोग्राम उन्होंने मुनक़िद किया। गोया परवीन शाकिर को हयात नौ बख्शी। देखिए, मेरे मकाले का उन्वान है तानीसियत की अलमबरदार परवीन शाकिर। तो मर्द असास माशरे में शऊरी तौर पर औरतों की इनफरादी शनाख्त को मस्ख़ किया जाता रहा है, लिहाजा औरत का वजूद मज़लूम और महकूम बनता चला गया। परवीन शाकिर के अफ़कार और नज़रियात ने न सिर्फ इन महकूम और मजबूर बेसदा औरतों को अपने हुकूक़ के तईं बेदार करने की कोशिश की, बल्कि इनकी सोच व फ़िक्र और नज़रियों को यकसर तब्दील करने में वो कामयाब भी रहीं। परवीन शाकिर ने बज़ाते ख़ुद अदम मसावात या गैर बराबरी के जबर को बर्दाश्त किया।
इसीलिए उन्होंने माशरे से जिनसी और सिनफी इम्तियाज़ात के ख़ात्मे की मकदूर भर कोशिश की। दरअसल इंसानों के इज्तिमाई अमल से ही समाज की तश्कील होती है, जिसमें मर्द और औरत दोनों ही बराबर के शरीक हैं। सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि नस्ल इंसानी के फ़रोग़ और तहज़ीब व तमद्दुन की तरक्की का इन्हिसार मर्द व ज़न के बाहमी ताउन और मुश्तरका अमल पर मुनहसर है। मर्द और औरत की बाहमी कोशिशों और फ़राइज़ के अंजाम दही से ही तमद्दुन, निज़ाम तमद्दुन कायम है। लेकिन ये कैसा तमद्दुन है जहाँ सारे इख्तियारात एक ही जिन्स के हिस्से में चले जाते हैं। एक मर्द जितनी बेतकल्लुफ़ी से इजहार ख्याल करता है, औरत के लिए कदरे दुश्वार होता है। उसे हया की देवी कहकर औहामे बातिला के दबीज़ पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है। लिहाजा उसके लाशऊर में पोशीदा न जाने कितनी ही सलाहियतें अपना दम घोट कर रह जाती हैं। लेकिन जब यही औरत अपनी फ़िक्र के गिर्द हाइल इन पर्दों को चाक कर देती है तो कहीं वाजिदा तबस्सुम बनकर उभरती है, तो कहीं इस्मत चुगताई, कहीं रशीद जहां, तो कहीं कुर्रतुल ऐन हैदर, तो कहीं परवीन शाकिर। उर्दू अदब में इन बाहिम्मत ख़वातीन कलमकारों की जी खोल कर पजीराई हमेशा से की जाती रही है, आज भी हो रही है। अपनी जूदत तबाह और फ़िक्र रसा की बिना पर परवीन शाकिर ने छोटी सी उम्र में वो कद्र व मंजिलत हासिल की जो कम ही लोगों के हिस्से में आई होगी। उनके कलाम के अनोखेपन और फ़िक्र ख़याल की खुशबू ने उर्दू अदब के आंगन को मुअत्तर कर दिया, लिहाजा उनका ये एहसान भुलाया नहीं जा सकता। कुशादा पेशानी, माना ख़ेज़ निगाहें, बामाइन मुस्कुराहट, शबनमी रुखसारों वाली इस लड़की ने शायरी के मैदान को मैदान कारज़ार समझकर हम जिन्सों की हिमायत की और जिनसे मुखालिफ पर ऐसे ऐसे वार किए कि एक बार भी खाली नहीं गया। इस तरह उन्होंने आधी आबादी को साथ लेकर अपनी आवाज़ में दम खम पैदा कर लिया। कुदरत की अता करदा बेपनाह ज़हानत व फ़तानत और हसीन एहसासात को उन्होंने बिल्कुल सच्चाई से बरता और गमे जाना को गमे दौरा में समोते हुए बड़ी सिफ़ाकी के साथ ज़िंदगी के मसाइल बयान किए। फ्रांसीसी नक्काद टेन का हतमी दावा है कि किसी शायर या अदीब की तख्लीक का मुताला करने से पहले उस शायर या अदीब के हालात ज़िंदगी से वाक़फ़ियत निहायत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी परवरिश व पर्दाख्त में जो अवामिल असरअंदाज होते हैं उनका उसकी तख्लीक़ात पर गहरा असर पड़ता है। उसका यही मानना है कि अदीब या फ़नकार अपने माहौल के असरात के अंदर से नमूदार होता है। परवीन शाकिर एक सवाल के जवाब में ख़ुद ये कहती हैं कि ख्वाहिश और हकीकत के दरमियान जो कुछ है वो शायरी है। तो इसी हकीकत और ख्वाहिश के इम्तिज़ाज को ही उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपने कलाम से हम सबको मुस्तफ़ीद किया है। इन्हीं पैराए इजहार का ये सलीक़ा उन्हें विरसे में मिला था। वालिद और नाना शायर थे। जिस नौखेज़ा के कानों में कलामे मौजू रस घोल रहा हो और गौर व खौज़ की दावत दे रहा हो, हालात भी जहन को झंझोड़ने वाले हों, तो उसके लिए अवाइल उम्र से शेर कहना कोई ताज्जुब की बात नहीं। उनका मंज़र और पस मंज़र दोनों ही शायराना रहे और एक औरत होने के नाते उन्होंने औरत के गहरे सच्चे जज्बात और एहसासात को न सिर्फ समझा बल्कि उनकी तर्जुमानी की। इसके हसीन जज्बों को उन्होंने अनोखा रूप और ज़बान अता की। जो ख़यालात एक मासूम लड़की अपने सीने में दफन रखती है, गुनाह समझकर तन्हाई में भी तसव्वुर करने से डरती है, बयान करना तो दरकिनार, लेकिन परवीन शाकिर ने उसके दिल के तमाम असरार और रमूज़ को जान लिया और बेमुहाबा वो बयान करती चली गई। उनके जुरतमंदाना तर्ज़ बयान और महसूसात को वो एक शायरा ही नहीं बल्कि एक दानिश्वर भी थी। ऐसी दानिश्वर जिसने हर जज्बे और एहसास का बनज़रे गायर मुताला व मुशाहदा किया हो और महज अपनी ही नहीं अपनी हमजिन्सों की ज़िंदगी के तमाम तर नशीब व फराज को शेरी पैकर में ढालकर लाजवाल बना दिया हो। इस मासूम लड़की ने जब दर्द व कर्ब के सहरा से गुज़र किया तो उसे हालात ने कहीं यास व हिरमा की वादियों में भटकने पर मजबूर किया, तो कहीं उसके वजूद को ख़तरे में डालकर बेमल्लाह की नाव की मानिंद बेयारो मददगार छोड़ दिया।
अक़ब में शेर मुलाहिज़ा हो, अक़ब में गहरा समंदर है, सामने जंगल, इस इंतहा पे मेरा मेहरबान छोड़ गया। चली है थाम के बादल के हाथ को खुशबू, हवा के साथ सफ़र का मुकाबला ठहरा। खुशबू कहीं न जाए ये असरार है बहुत, और ये भी आरज़ू कि ज़रा जुल्फ़ खोलिए। औरत की बेकसी और महकूमियत का इजहार इससे ज़्यादा मुअस्सर और ख़ूबसूरत पैराए में शायद कहीं नहीं मिल सकता। परवीन ने ख़ुद सुपुर्दगी, वफ़ादारी और फ़राइज़ की अदायगी में अपनी जानिब से कभी कोई कोताही नहीं बरती, साथ ही मर्द की अज़मत व बुलंदी और उसके मर्तबे का भी ध्यान रखा। इस किस्म की निशानियाँ हमें उनके कलाम में जस्ता जस्ता नज़र आती हैं। शेर मुलाहिज़ा हो, तेरी चाहत के भीगे जंगलों में मेरा मन मोर बनकर नाचता है। मुझे ये शेर जो है इसके मिसरे सानी में थोड़ा इश्काल था, उस हर किताब में ये मिल रहा था कि मेरा तन मोर बनकर नाचता है, लेकिन चाहत की मुनासिबत से मुझे मन जो है वो ज़्यादा मुनासिब लगा और मैं इसकी तहक़ीक़ करूँगी। मैं उसकी दस्तरस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रज़ा से मांगता है। वो मर्द की अनानियत, इज़्ज़त नफ्स और बुर्दबारी को अच्छी तरह पहचानती थी हैं। उन्होंने जो अक़दाम किए और ज़ात का जो इजहार किया निहायत मजबूरी के आलम में किया। उनकी ज़िंदगी को बहुत सी मुश्किलात से साबिक़ा रहा। हाल दिल बयान करने के लिए उनके कलम से निकले ये जवाहर पारे कारी के जहन को शऊरी और लाशऊरी तौर पर दावत फ़िक्र ज़रूर देते हैं। ये गुर्बतें मेरी आँखों में कैसी उतरी हैं कि ख्वाब भी मेरे रुखसत हैं, रज जगा भी गया। ज़िंदगी कभी किसी एक डगर पर नहीं रहती, ना ही किसी की रही है। गम और खुशी, ये गम और खुशी का संगम है। कभी कभी मसरतों को पाने के लिए एक तवील मसाफत तय करनी हो तो गमगीन मुसाफिर के दिल पर क्या गुज़रती होगी। औरत और मर्द के दरमियान हाइल फासला न कभी ख़त्म होने वाली दूरी बन जाता है। मर्द की बेरुखी, बेइल्तिफ़ाती और बेमुरव्वती को अपनी शायरी में एक जगह इस तरह बयान करने पर वो मजबूर हो जाती हैं, वो समंदर है तो फिर रूह को शादाब करे, तिश्नगी क्यों मुझको देता है शराबों की तरह। याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कौन जाने के नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह। दिल में पोशीदा दर्द व कर्ब को बयान करने के साथ परवीन शाकिर का मिजाज और शगल दोनों इन अशार में आश्कार हो जाते हैं। उन्हें तालीम से भी रग़बत थी और मर्द से भी। वक्त के साथ निसाब को भी बदलते देख रही थी और हरजाई के मिजाज को भी। निसाब बदल जाने पर नई मालूमात से हम आहंगी के लिए मज़ीद तवज्जो और मेहनत दरकार है, लेकिन साथ ही इस अमल में एक दिलचस्पी और तजस्सुस भी तो है। लेकिन किसी बशरी ताल्लुक़ के बदल जाने पर ख़यालात मुंतशिर हो जाते हैं, दिल परेशान हो जाता है, आँखें वीरान हो जाती हैं। नए रिश्ते से मुताबिकत और मुआफ़क़त पैदा करना दुश्वार और तूले अमल है। जान का ज़िया होता है, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शेर मुलाहिज़ा हो, ये जुनू पसंद है दिल और तुझ तक आने में बदन को नाव लहू को चिनाब कर देगा। परवीन शाकिर की चाहत में संजीदगी और वक़ार है। वो ख्वाहिशात की जन्नत नहीं सजाती, बल्कि इस राह की कजरवियों को तस्लीम करते हुए ख़ुद को मिटा देने और हर किस्म के अज़ाब व आजमाइश को गवारा करने और दुनिया भर की लानतें, मलामतें, ताने, तिश्ने, तोहमतें बर्दाश्त करने को और सहने को तैयार कर लेती हैं। लेकिन ख़ुद को चाहे जाने की तमन्ना और ख़ुद को मनवाने की आरज़ू रखती हैं। ये फितरत इंसानी का एक ख़ासा भी है जो हर मर्द और औरत में अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ सरायत किए हुए है। जज्बे मोहब्बत दोनों ही जानिब से यकसां और मुतवाज़ुन होगा तो मोहब्बत कामयाब होगी, वरना यही होगा कि बाद बाँ खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। उर्दू शायरी का मिजाज अमूमन सिन्फ़ नाजुक की जानिब झुका हुआ दिखाई पड़ता है। होना तो ये चाहिए था कि परवीन के यहाँ भी इसी किस्म के ख़यालात नज़र आते, लेकिन उनके यहाँ ये ख़याल एक तरफ़ा रहा। वो चाहे जाने की ख्वाहिशमंद थी, उनमें भी खुदनुमाई का जज्बा था, उन्हें कोई चाहने वाला नहीं मिला। इसीलिए एक किस्म का दर्द बेकसी और एहसास महरूमी का हमेशा शिकार रहीं। इससे एक बार तो रूठूँ मैं उसी की मानिंद,
उससे एक बार तो रूठ हूँ मैं उसी की मानिन, मैं उसी मानिन, और मेरी तरह से वो मुझको मनाने आए। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है फूल किधर जाएगा। परवीन शाकिर का अभी ये इसकी तशरीह हो चुकी है, बता चुके हैं सर। तो परवीन शाकिर का ये शेर मर्द असास माशरे में बहुत अच्छी तर्जुमानी करता है। समाज में खुशबू की हैसियत रखने वाला मर्द और गुल का इस्तारा औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है। मेरी नाक़िस राय, यहाँ गुल का अंजाम आखिर में ये होता है कि एक मायूस और नामुराद औरत का, जो कि एक मायूस और नामुराद औरत का होता है, जबकि खुशबू का मस्कन कभी न ख़त्म होने वाली ताकत है, हवा, जो वो अपने अंजाम से डरती हैं, इसीलिए खौफज़दा हैं। हालांकि ख्वाहिश ये है कि मुझ पे छा जाए वो बरसात की खुशबू की तरह, अंग अंग अपना इस रुत में महकता देखूं। महबूब की हद दर्जा चाहत मिले तो उनके दिल में उमंगे रक्स करने लगेंगी। वो अपना वजूद, अपनी पहचान, सब कुछ उसके नाम कर देना चाहती हैं। ख़ुद सुपुर्दगी का जज्बा उनके यहाँ एक पाकीज़ा, बामुरव्वत और वफ़ादार औरत की तरह अपने उरूज पर नज़र आता है। लेकिन जब इसके बरखिलाफ़ कुछ होता है तो इस हसीन ख़याल के ताने बाने बिखर जाते हैं, ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, दिल पारा पारा हो जाता है। दिल की शिकस्तगी के लिए मामूली सी बेइल्तिफ़ाती भी काफ़ी होती है। बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ़ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए। परवीन के अशार लतीफ़ ख़यालात की ऐसी बेहतरीन तर्जुमानी करते हैं कि हर धड़कता हुआ दिल इन एहसासात को अपने अंदर महसूस करने लगता है। बिलखुसूस कमसिन दोशीज़ा लड़कियों को उनके साथ हम आहंगी पैदा हो जाती है, और यही वस्फ़ उनकी मकबूलियत का सबसे बड़ा वस्फ़ रहा कि उन्होंने जो नौजवानों के दिलों को छू लेने वाली शायरी की, उनके नाजुक ख़यालात को शेरी पैकर अता किया और मासूम जहनों तक इस तरह पैगाम रसानी की कि सब उनके गर्विदा हो गए। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख इससे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। उर्दू शायरी में लफ्ज़ लड़की शऊरी तौर पर सबसे पहले परवीन शाकिर ने इस्तेमाल किया। दर हकीकत ये लड़की के अंदर जिन मासूम जज्बों की परवरिश होती है, उन्हें इस उम्र के तकाज़ों को बहुत शिद्दत से उन्होंने महसूस किया। इसीलिए ख़वातीन के जज्बात की तर्जुमानी करने में वो कामयाब रहीं, मगर धीरे धीरे ज़िंदगी की तलखियाँ बढ़ती चली गईं। उम्र की पुख्तगी, फ़िक्र नज़र की पेचीदगी और दीगर मसाइल में इजाफ़ा होने लगा। उनकी शायरी में नाहमवार अज़दवाजी ज़िंदगी का गहरा अक्स नज़र आता है। शौहर के फ़रेब और तंग नज़रियों ने परवीन शाकिर जैसी भोली भाली लड़की को ऐसी आजमाइशों में डाला कि वो जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करने लगी और ख़ुद पसंदी और अनापरस्ती के शायराना मिजाज को हवा दी। हालांकि उनकी सोच में रिवायत परस्ती का उन्सुर भी शामिल है। इन अशार से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो मर्द की ज़ात में कुल कायनात को देखती हैं। वो अपनी एक ज़ात में कुल कायनात था। दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे, अब तक जुनू ही अपना असासा रहा, मगर तुझसे मिले तो साहिबे इदराक हो गए। और उनकी नज़्म है कि बस अब तो जीने का एक ही सिलसिला है जाना, तुम्हारी सोचों में डूबे रहना, तुम्हारे ख्वाबों में खोए रहना, किसी तरह तुमको देखने की सबील करना, तुम्हारे कूचे तक आने का कुछ बहाना करना, हर आते जाते से खैरियत की नवेद लेना, हवाओं और चाँद और परिंदों पर रश्क करना। मेरा जो अहवाल पूछना है तो ये है जाना कि जाने कब से जुदाई के बंदी खाने में बंद, बर्फ़ की सिल पर तन्हा बैठी, हरारते ज़िंदगी से कुछ रब्त ढूंढती हूँ, बदन को अपने तुम्हारे हाथों से छू रही हूँ, बदन को अपने तुम्हारे हाथों से छू रही हूँ। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा मकाला पेश कर रही थी डॉक्टर ज़ेबा नाज़। मकाले का वक्त मुकर्रर हो गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट का वक्त दिया गया है। डॉक्टर शफ़ीक़ शफ़क़ साहब ने ये हुक्म दिया है। अब मैं डॉक्टर सिब्ते हसन नकवी साहब को दावत मकाला ख़ानी दे रहा हूँ।
वो तशरीफ़ लाएं और अपना मकाला पेश करें। डॉक्टर सिब्ते हसन नकवी लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ज़बरदस्त मुहक्किक और नक्काद भी हैं, दौर हाजिर के नौजवान मुहक्किक और नक्काद। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं मुख्तसर मकाला पेश करना चाहता हूँ, बहुत तवील नहीं है, ज़रा सी तमहीद उसकी तवील है, और ना मैंने उनकी गज़ल पर बात की है ना शायरी पर बात की, एक भी शेर आपको इसमें नहीं मिलेगा। और मैंने उनके एक बात उठाना चाहता हूँ इस सेमिनार के मार्फत परवीन शाकिर के ताल्लुक़ से, वरना तो वही है तकरार होती रहेगी। और कोई बात है कि अगर परवीन शाकिर का नाम हटाकर अगर किश्वर नाहिद रख दें तो लगता है वो किश्वर नाहिद का हो जाएगा, तो परवीन शाकिर नज़र नहीं आती। हाँ, कोई भी यानी शायरा नज़र आ सकती है। तो मैंने कोशिश किया कि परवीन शाकिर पर बात की जाए। मेरा उन्वान है कि उर्दू की पहली खालिस निस्वानी पैकर की शायरा, ये मेरा दावा है कि उर्दू की पहली खालिस निस्वानी पैकर की शायरा परवीन शाकिर, ये मैं दावा कर रहा हूँ और उसके सबूत में बातें रखना चाहता हूँ। और कुछ तमहीद तवील हो जाएगी, थोड़ी सी है, और इसलिए मुझे ज़रूरत थी इस बात की तमहीद की, इसलिए मैंने बात की है, माफ़ कीजिएगा। और आपकी समातों पर, क्योंकि यहाँ पर सब दानिश्वर हैं, इनके सामने ज़बान खोलना भी ज़रा मुश्किल है। हमारे प्रोफेसर, सारे प्रोफेसर हज़रात सामने हैं, और हमारी मोहतरमा बैठी हैं सालिहा मैम, कि इंसान पहले आइडिया है और बाद में वजूद। आइडिया और वजूद की बहस से बात शुरू करता हूँ। और इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा आइडिया होने का ऐलान है, और नफ़क़्तहु रूही आइडिया का एक्चुअलाइजेशन है। एक्चुअलाइज्ड आइडिया होकर जो वजूद बनता है वो आदम कहलाता है, जिनसे आदम ही से उसका जोड़ा बनाया गया। आदम और जिनसे आदम से आदमियत के वजूद को बका बख्शी गई। फरिश्तों को तो आइडिया ही समझ में नहीं आया, और उन्हें अपने इस्तिफ़हामिया इख्तियार का इस्तेमाल किया और पूछ लिया कि फ़साद और खूरेज़ी करने वाले को खिलाफत से सरफराज करने की क्या ज़रूरत है। जवाब मिला, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते, मगर यह नहीं कहा गया कि तुम जाने ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि फरिश्ते आइडिया की सतह पर खलीफा की अमली सूरत नहीं समझ सकते। इसका मतलब यह भी हुआ कि इंसान आइडिया की सतह पर नहीं, प्रैग्मेटिक सतह पर काबिल फ़हम है। प्रैग्मेटिक सतह पर काबिल फ़हम है। काबिल गौर बात यह है कि रूह फूंकते ही इंसान का जौहर जाहिर नहीं हुआ। अशिया और उनके नाम सीखने के नतीजे में खिलाफत इलाहिया ज़ुहूर में आई। ये जौहर क्या है जो नामों की बरकत से तश्कील पाया? ये जौहर है कंसेप्ट फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जो नोन से अननोन की शिनाख्त कर लेता है। फरिश्ते नाम बताने से कासिर थे, जबकि आदम ने अननोन के नाम बता दिए। जाहिर है कि ये कंसेप्चुअल नेम थे, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम नहीं थे। स्पेसिफिक नाम तो समाजी कबूलियत से तश्कील पाते हैं। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही है जो इंसान को नोन से अननोन की तरफ ले जाती है। जानी हुई दुनिया से अनजानी दुनिया की तलाश ही जौहर खिलाफत है, जो तख्लीक के तवस्सुस से आलम ज़हूर में आता है। आदम ने अनजान चीज़ों के नाम बता दिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि हव्वा नामों को बता ही नहीं सकती थी। अब मैं अपनी तरफ आ रहा हूँ। आदम ने अनजान चीज़ों के नाम बता दिए तो इसका यह मतलब नहीं कि हव्वा नामों को बता ही नहीं सकती थी, बल्कि इसका मतलब यह है कि आदम और जिनसे आदम दोनों ही अहल थे, और आदम का नामों को बताना हव्वा का भी नामों को बताना है। और खिलाफत का ये जौहर आज भी बनी आदम में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि खिलाफत इलाहिया मर्दों ही तक महदूद नहीं है, बल्कि औरत भी खिलाफत और तख्लीक की दौलत से सरफराज है। इंसान के आगाज़ आफरीनिश ही में ये इशारा मौजूद है कि द आइडिया
आइडिया ऑफ कैलिफ ऑफ गॉड, यानी खिलाफत इलाहिया का आइडिया ट्रबल, जेंडर ट्रबल में नहीं है, यानी इब्तिदा के अंदर कोई जेंडर ट्रबल नहीं है, यानी खिलाफत इलाहिया के अंदर सिन्फ नाजुक मौजूद है, मगर इसके अंदर ट्रबल यानी जेंडर ट्रबल नहीं है। यानी परवीन शाकिर के ताल्लुक़ से जो निस्वान तानीसियत की बात की जाती है, ज़रा इसको सोच समझ के किया जाना चाहिए। ये इंसानी समाज की, ये जो जेंडर ट्रबल है, ये इंसानी समाज की बीमारी है जो बाद में पैदा की गई है। मैं यहाँ जूडी बटलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी अलंबरदार है और जो परवीन शाकिर के बाद है, पहले नहीं है। न मैं फेमिनिज़म की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परवीन शाकिर ने जेंडर ट्रबल की बात नहीं की है, बल्कि खिलाफत के आइडिया को निस्वानी पैकर में एक्चुअलाइज करके दिखाया है। फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि परवीन शाकिर ने जेंडर ट्रबल की बात नहीं की है, बल्कि खिलाफत के आइडिया को निस्वानी पैकर में एक्चुअलाइज करके दिखाया है। परवीन शाकिर से कब्ल ख्वातीन शुअरा तो खूब नज़र आती हैं, तस्कराए शायरात भी नज़र आते हैं, साहिब दीवान शायरा भी मिल जाती हैं, लेकिन ये सब रिजालिया पैकर के ज़ेर साया अपना वजूद रखती हैं। इनकी शायरी में निस्वानी एहसासात और जज्बात तो हैं, लेकिन इनकी शायरी खालिस निस्वानी पैकर की परवरदा नहीं है, बल्कि इनकी शायरी का गालिब उन्सुर मर्दाना शायरी का मरहून मिन्नत है। परवीन शाकिर की शायरी उर्दू शायरी का पहला खालिस निस्वानी पैकर है। निस्वानी आवाज़ की शायरी और निस्वानी पैकर की शायरी दो अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि निस्वानी पैकर और निस्वानी आवाज़ में क्या फ़र्क है, इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। निस्वानी आवाज़ की शायरी और निस्वानी पैकर की शायरी दो अलग चीज़ें हैं। निस्वानी आवाज़ को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, मर्द के दहन से निस्वानी आवाज़ बरामद करके, जिसको रेख्ती के रूप में देखा जा सकता है, और दूसरा औरत के मुंह से उसकी आवाज़ बुलंद करके। इस निस्वानी आवाज़ की मिसालें शायरात के कलाम में बआसानी तलाश की जा सकती हैं। उर्दू शायरी में खालिस औरत की आवाज़ की मिसाल मौजूद नहीं है, अलबत्ता हिंदी शायरी में इसका सबसे बड़ा आइकन मीराबाई है। मीरा की निस्वानी आवाज़ से निस्वानी पैकर की शायरी तख्लीक नहीं होती। ये भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मीरा में और हमारी परवीन शाकिर में क्या फ़र्क है। मीरा की निस्वानी आवाज़ से निस्वानी पैकर की शायरी तख्लीक नहीं पाती। उर्दू शायरी में महबूब सिन्फ़े नाजुक है और वो बुत की मानिंद खामोश है। यहाँ जो कुछ भी कहा जाता है वह आशिक की ज़बानी ही से कहा जाता है। इसके अलल रग़म मीरा के यहाँ माशूक़ सिन्फ़े कवी है और आशिक सिन्फ़े नाजुक। मीरा और उर्दू शायरी के तसव्वुर इश्क़ में तज़ाद है। परवीन शाकिर को भी मीरा का लहजा पसंद था, लेकिन वो मीरा से मुतासिर नहीं है। मीरा के कलाम का कोई अक्स परवीन के यहाँ नज़र नहीं आता। मीरा अपने आप को अपने महबूब के बराबर नहीं ठहराती। ये भी अहम बात है कि मीरा अपने महबूब को अपने आप को अपने महबूब के बराबर नहीं ठहराती। वो अपने निस्वानी आवाज़ को शिद्दत के साथ बुलंद तो करती हैं, लेकिन ये आवाज़ देवी की नहीं है, बल्कि एक सच्चे आशिक, सच्चे प्रेमी और सच्चे भक्त की आवाज़ है। इसी आवाज़ को मैं निस्वानी आवाज़ की शायरी कह रहा हूँ। निस्वानी पैकर की शायरी वो शायरी है जिसमें महबूब सिन्फ़ कमी हो और सिन्फ़ नाजुक इसकी पूजा और भक्ति नहीं बल्कि इश्क करती हो और अपने माशूक़ से इश्क का मतलबा भी करती है। परवीन से पहले इस खालिस निस्वानी पैकर की शायरी उर्दू में मौजूद नहीं थी। परवीन के बाद भी अभी तक कोई शायरा इस डगर पर चलने की हिम्मत नहीं कर सकी है। इस डगर पर चलना आसान नहीं है। इस डगर पर वही निस्वानी पैकर कदम रंजा हो सकता है जो अपने वजूद की हम पर लगी और बराबरी को साबित करके दिखा दे। जो शायरा ये कारनामा अंजाम देगी उसी की आवाज़ शायरी की दुनिया में पुरअसर होगी, वरना खाली निस्वानी पैकर की नक्काली करने से तसन्नो और बनावट का मज़ा तो आ सकता है, लेकिन हकीकत का जलाल नहीं पैदा हो सकता। अगर इजाज़त दिए तो यहीं पर ख़त्म भी कर दूँ, आप जैसा मुनासिब बन जाए। अगर वक्त हो गया हो
और परवीन अंग्रेज़ी अदब में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वो बराबरी में कितना आगे है। जो अहम बात है उसकी ज़िंदगी का, ये नुक्ता बहुत अहम है कि परवीन अंग्रेज़ी अदब में एमए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी मास्टर की डिग्री उनके पास है। इनकी ये खूबियाँ बराबरी के दावे को साबित नहीं करती। ऐसी बहुत सी ख़वातीन मिल सकती हैं जो परवीन से ज़्यादा लिखी पढ़ी हैं। और अब अगर ये कहा जाए कि परवीन में ये दम और अज़्म था कि हाथ से निकली हुई चीज़ों को दोबारा अपने दस्तरस में ले आएँ, तो इस सिफत के मुतालिक भी कहा जा सकता है कि ये कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसको कोई दूसरा पूरा ना कर सके। मैं इस ख्याल से इत्तिफाक रखता हूँ और इस शर्त को परवीन का इख्तिसास नहीं तस्लीम करता। अब मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या कानून के दायरे से बाहर होने के बाद भी कोई चीज़ दोबारा कानून के दायरे में लाई जा सकती है? यहाँ से परवीन तश्कील पाती है इस सवाल से। फिर मैं इस सवाल को दोहराता हूँ कि कानून के दायरे से बाहर होने के बाद कोई चीज़ दोबारा कानून के दायरे में लाई जा सकती है। जी हाँ, परवीन ने ऐसे ही कारनामा अंजाम दिया। परवीन को अपनी सलाहियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उम्र निकल गई थी, यानी ओवर एज हो गई थी और कानूनन सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में बैठने की अहल नहीं थी, तो रस्सी हाथ से छूट गई थी। इस हालत में भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो सदर ममलकत ज़ियाउल हक से खुसूसी मराहत हासिल करके इम्तिहान में बैठी, और इम्तिहान में बैठी ही नहीं बल्कि कामयाब होकर और पूरे मुल्क में दूसरी पोजीशन हासिल की। परवीन का ये अमल नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला, नोन से अननोन तक पहुँचने वाला और नादीदा मावराई हकीकत को वजूद बख्शने का अमल है। ये अमल कोई आम अमल नहीं है, ये जौहर खिलाफत का वो आईना है जिसमें नादिर रोज़गार शख्सियतें अपना मुनफरिद चेहरा देखती हैं। मैंने अपनी बात यहाँ तक मुकम्मल कर दी। अब मैं एक बात आखिरी अर्ज़ कर देता हूँ, वो बाद में छपेगा, आप देख लीजिएगा जी। अरे अब रख सब अच्छा, मैं बस ये आखिरी बात करके परवीन शाकिर का इख्तियार, बस एक बात है कि परवीन शाकिर का इख्तियाराती निज़ाम भी जौहर खिलाफत का आईनादार है। अब इसकी मुनासबत से है, वो नेचर और इंस्टिंक्ट की जानी हुई शक्लों में अनजानी मुशाबहत और ममासलत तलाश कर लेती हैं। इसी सबब से उनके यहाँ एक इस्तिआरा मुख्तलिफ़ कैफियत और हालात की नुमाइंदगी करता हुआ नज़र आता है। उनके यहाँ खुशबू और हवा के इस्तिआरे इतने वाज़ेह हैं कि एक आम कारी भी उनको तलाश कर सकता है। परवीन के इख्तियारती निज़ाम की ख़ास बात यह है, अब ख़ास बात ये क्या है, यह है कि वो तज़वीज यानी जोड़े की शक्ल में ढले हुए होते हैं। मैं ऊपर इशारा कर चुका हूँ कि आदम जिनसी इकमाल के साथ यानी हवा के साथ बकाया आदमियत की ज़मानत हैं। परवीन के इख्तियाराती जोड़े नए नए वजूदों को जन्म देते हैं। खुशबू पर नज़र डालिए, फूल खुशबू के जौहर के बग़ैर फूल का होना क्वालिफाई ही नहीं करता, और फूल से खुशबू का जौहर बग़ैर हवा के बाहर नहीं आ सकता। हवा की फितरत चलते रहना है, ठहरना नहीं। ठहरना इसके मुक़द्दर का हिस्सा नहीं है। फूल की खुशबू हवा की बदौलत ज़ुहूर में आती है और हवा ही के सबब फूल से जुदा भी होती है। ये एक ऐसा अलमिया है कि जिसको कबूल करना हर फूल के लिए लाजिम है। ये तख्लीक का कर्ब नहीं है, देखिए गौर कीजिए, ये तख्लीक का कर्ब नहीं है, ये जौहर तख्लीक के इजहार का कर्ब है। परवीन की शायरी में कर्ब का गालिब उनसुर इसी रंग में नज़र आता है। ये कर्ब इतना वाज़ेह है कि परवीन को पढ़ने वाले क़ारीन की मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बात को तमाम किया, बहुत शुक्रिया, बहुत माज़रत है, मैंने ताख़ीर अदा। बहुत शानदार मकाला पढ़ा डॉक्टर सिफ्त हसन साहब ने, और बहुत मेहनत से लिखा था, और हमारे सभी मकाला निगार बहुत मेहनत से लिख के लाए हैं। हम बस माज़रत ये चाहते हैं कि वक्त की थोड़ा तंगी है, इसलिए 10 से 12 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लें, और इंशाअल्लाह ये किताब शाया होगी बहुत जल्द। तो तफसीली जो आपके मकाले हैं, मेहनत रायगा नहीं जाएगी, क़ारीन तक पहुँचेगी किताबी शक्ल में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिफ्त हसन नकवी साहब ने बहुत मानाखेज़ और आलीशान मकाला पेश किया। खुशबू से मुताल्लिक़ कि ये खुशबू के इस्तिआरात, ये ज़ुलेखाए जहाँ की तरह ज़िंदे जावेद है। कौन? ये खुशबू, जिसका वजूद मिस्र हिंद तक महदूद नहीं, बल्कि जिसकी तरक्की को देखकर दुनिया के गोशे गोशे की तमाम पुरखार वादियाँ अंगुश्त बदंदा हैं। ये एक हसीन जवान यूसुफ़ के पैरहन की खुशबू है,
जिसको महसूस करके एक दूर उफ्तादा ज़ईफ़ बाप इसे उसकी ज़िंदगी की अलामत समझता है। एक खुशबू है मेरे दिल का सहारा यूसुफ, ये मेरा नाचिज़ का खाकसार का शेर है। एक खुशबू है मेरे दिल का सहारा यूसुफ, वरना गिरिए से मेरी आँखें तो नाबीना थीं, या नाबीना हैं कह लीजिए बेहतर, वरना गिरिए से मेरी आँखें तो नाबीना हैं। बस अब जनाब मुजाहिद सैयद साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने पुरमाज़ मकाले को पेश करें। तशक्कुर। मुतवज्जे हैं कि जिस मेयार पर ये गुफ्तगू हो रही है उसमें बहुत मसाइल इस लिहाज से हैं कि फिक्री लिहाज से ये बहसें बहुत यूँ समझिए कि तवाना और फलकबोस हैं। इस लिहाज से कि इतने मतालिब एक मखाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रूरत इस चीज़ की है क्योंकि हमने पूरा जो मतबूआ कलाम था या जो उनके खसूस निज़ामी पर लिखे गए या उनकी बीना के तौर पर जो राइटिंग्स हैं सबका मुताला किया है। तो ये उम्दगी है जिस लेवल से ये सेमिनार हो रहा है, खुद सरहद के पार पाकिस्तान में इस पर इस तरह से गुफ्तगू नहीं हुई। मेरी बात लेते जाइए। हम बात जो करते हैं मुस्तनद बात करते हैं, तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि शफीक ने जो डॉक्टर शफीक ने जो ये सिलसिला जारी किया है, किसी भी एक मकाले की रद्द पेश करने से पहले एक इंटेलिजेंट आदमी उसको उम्दगी से मुताला करता है, एक फॉर्म्स पेश करता है। नए जहर से देखना 21वीं सदी और ग्लोबल विलेज का वतीरा है। बहुत मैं अफसोस का इजहार कर रहा हूँ कि हमारे मकाला निगारों को 10-12 मिनट की कैफियत दी जा रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देर से शुरू हुआ, तवज्जो रखिए अपनी, और बहुत कम नुकात पर सिर्फ जो है बातचीत होगी और मकाले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए अब सुनते हैं आपको। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि तवज्जो लोगों की हमारी तरफ मबजूल रहे। ये मत देखिए कि तादाद क्या होती है, ऊंचा दुकान फीका पकवान की ज़रूरत नहीं है। मीर नफीस अनीस के बड़े बेटे जब मरसिया पढ़ते तो लोग अपनी घड़ी को ठीक कर लेते, क्योंकि उसी वक्त शुरू करते जिस वक्त का ऐलान किया है। एक मर्तबा देखा कि वक्त गुजर रहा है और मीर साहब ने अभी मरसिया शुरू नहीं किया, तो नीचे से किसी ने समझा कि घड़ी में कुछ खलल है। कहा, मीर साहब आपकी घड़ी। कहने लगे, मुझे एहसास है, लेकिन मैं मीर हामिद अली खान का इंतजार कर रहा हूँ। वो एक सामे 1000 सामीन से ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका ये जुमला लेते जाइए कि महफिल में कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर। साहिब मकाले निगार को उसका इल्म मुश्किल से पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ल आरिफ़ीन बितशरीफ़िल इरफ़ान वल ईक़ान व तअर्रफ़ल मुवहिदीन बिअन ला मौजूद गैरह फ़ी आलमिल गैबि वल इम्कान। आज का दिन साहिबो सुआरत हुआ कि भाई तकी आबिदी साहब, जिनको हम पढ़ते रहे थे अरसे दराज से, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, बुज़ुर्गों की भी और जवानों की भी। और बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सैयद अमीर मेहदी साहब का और
शफीक हुसैन शफक साहब का काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग कि आप लोगों ने एक ऐसी अहम गुफ्तगू की तरह डाली है कि जिसका इम्कान आगे नज़र आता है कि अहले लखनऊ मुतवज्जे होंगे और फिर यहीं से बात चलेगी आगे, यहीं से खुशबू का सफ़र फिर से शुरू होगा चार दांगे आलम में। परवीन शाकिर नहायत बाखबर शायरा हैं जिनका अपने अहद से बिलाशुबा वही ताल्लुक़ है जो मछली का पानी से होता है। पानी को जाने बगैर हम मछली की ज़िंदगी का तसव्वुर कैसे कर सकते हैं। मेरा मकाला 37 सफ़ों का था, मैंने उसको घटा के और 9 सफ़े का कर दिया है, इसलिए कि मुझे एहसास था कि 25-26 हमारे मकाला निगार हैं, तो ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, बस ज़रूरी बातें आपके सामने पेश करूंगा, इसलिए कि फिर ऐसा मजमा मिलना मुश्किल होगा, मुझे यकीन है। इसलिए कि देखता रहा मैं दुनिया भर के सेमिनार जो जिद्दा में होते रहे और सारी 33 बरस मेरे वहाँ गुजरे अरब न्यूज़ की खिदमत करते हुए, अंग्रेज़ी रोज़नामा जो था। तो आज भाई हैं तो चंद गुजारिशात हैं इंशाअल्लाह। फिर वो एक चूँकि वो पूरे कुलियात का जायज़ा है, तो हाँ वो मौका मिल गया, चूँकि आपने इतना वक्त दिया था, आपका शुक्रिया। हाँ वरना ये मुमकिन नहीं था सरसरी तौर से गुजरना। परवीन शाकिर की शायरी से पहले अगर उनके अहद और माजी करीब को जो मुख्तलिफ़ तहरीकात से ममलू है उसका मुख्तसर सा जायज़ा ले लिया जाए तो हमें परवीन शाकिर के लाशऊर और तहत शऊर से उठने वाली अमवाज का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। 20वीं सदी के निस्फ़ आखिर में पैदा होने वाली इस शायरा ने पहले के ज़माने के समंदर में अमवाज की कशमकश, जिसने अपने बतन से इस बेशकीमत मोती को उछाल दिया, उनकी सूरतगरी का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। परवीन की पैदाइश से पहले आलमी सतह पर रूमानियत की तरह ही हकीकत पसंदी और हुकूक़ निस्मा की तहरीकात चल रही थी। बस ये है कि उसमें तहरीकात वगैरह का जायज़ा मैं नहीं लेता, आगे कहता हूँ। अर्नेस्ट बार्कर कहता है, इट्स डिफ़िकल्ट टू नो वन सेल्फ, इट्स डिफ़िकल्ट टू नो वन सेल्फ, टू नो अदर्स इज़ ए फार मोर आर्डुअस थिंग। और फिर कहता है, इट इज़ नॉट ओनली द फैक्ट ऑफ सेक्स। देखिएगा सिंटेक्स, देखिएगा इसका, इसी में दुनियाए मानी पिन्हा है। इट्स नॉट ओनली द फैक्ट ऑफ सेक्स in which alone she differs from men, but it colors her whole being। इसके मफहूम के मुताबिक जिन्स न सिर्फ औरतों को मर्दों से मुख्तलिफ बनाती है, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में ये औरतों को मर्दों से मुख्तलिफ बनाकर पेश करती है। परवीन शाकिर आतिशे लम्स से चिटकती रगे जां वाली शायरा हैं और इनके बदन की कहानी खुशबू बनकर चारदांगे आलम में फैल गई। और यही मौजू है मेरा। और मुख्तसर करते हुए, फ़िक्शन जिसका जिन्स और जुमला हयात इंसानी से गहरा ताल्लुक़ है, क्या है? मौपस्सां कहता है, किसी लम्हे को ज़ोर से दबाने पर उसका अपने हक़ाइक़ को उगल देने का अमल ही फ़िक्शन है। वाक़या यह है कि हर मर्द औरत, ख़्वाह वो शायर या अदीब न भी हो, तो उसके पास, ख़्वाह वो शायर व अदीब न भी हो, तो उसके पास ज़िंदगी की एक कहानी ज़रूर होती है। अदीब या शायर उसी कहानी को सारी ज़िंदगी अपने अपने अंदाज में कहते और लिखते नज़र आते हैं। कोई भी कहानी जिन्स की झलक दिखाए बग़ैर अमर कहानी नहीं बन सकती। परवीन शाकिर के पास सिर्फ एक कहानी है
जो अमर कहानी बन गई है। ये शायरी भरपूर इश्क और औरत की जानिब से इजहार मोहब्बत और बदन के तकाज़ों की दास्तान रखती है। दूसरा सवाल यह है कि क्या इंसानी नस्ल में जिन्स से भी बड़ा फैसला कुन किरदार करने वाली कोई फितरी क़ुव्वत है? मेरे ख़्याल से अदबियात मज़ाहिब आलम की तारीख़ और अदब व शायरी, नफ्सियात और फ़लसफ़ा भी इसी क़ुव्वत के ताबे रहे हैं। परवीन में मलिक मोहम्मद जायसी और कीट्स का रंग जावजा झलकता है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की जो हीरोइन है पद्मावती, उसकी जो जमालियात हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी मामूली आदमी नहीं थे, फिरदौसी को पिए हुए थे। और सारे जितने भी फ़ारसी के शायर हैं, यहाँ भाई तकी साहब मौजूद हैं, सबको पिए हुए थे। आप अपनी पूर्वी अवधि को यूं लेट डाउन न कीजिए, बहुत उसमें जवाहरात हैं और उन सब ने मुतासिर किया है हमारे सारे बड़े शुअरा को। परवीन शाकिर में मलिक मोहम्मद जायसी और कीट्स का रंग जावजा झलकता है, और इन दोनों अजीम शुअरा की तरह परवीन शाकिर के पास सिर्फ एक कहानी है, वो है भरपूर इश्क की। अफसाना, अब ये मैं मतलब जो है एडिट करता जाता हूँ। परवीन शाकिर से अगर मुकाबला किया जाए तो अभी गालिबन हैना ने या ज़ेबा ने किसी ने इस तरफ इशारा भी किया है। तो अफसाना निगारी में वाजिदा तबस्सुम, इस्मत चौगताई, सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी वग़ैरह के अफसानों में हकीकत पसंदी के बावजूद तलज़्ज़ुज़, इकहरापन और क़द्र खुरदरापन मौजूद है। हाँ, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की बात अलग है। अगर परवीन शाकिर की शायरी से तकाबुल किया जाए तो परवीन शाकिर अपने हुस्न ज़ाती और तजुर्बात को पसे चिलमन कुछ छुपाती और कुछ दिखाती नज़र आती हैं। उनके हिस्सियात को पिघला देने वाले जज्बात गज़ल व आज़ाद नज़्म में यकसा तौर पर ढल गए हैं। परवीन शाकिर की शायरी में खालिस अरज़ियत है। यहाँ देखिए, एक कश्मीरी जो शायरा हैं और सूफ़ी शायरा हैं, उनका हवाला देता हूँ और बराह करम इस जानिब तवज्जो दीजिए। वो लल दीद या ललेश्वरी कश्मीरी बरहना फिरने वाली सूफ़ी शायरा, जिन्हें मर्द कामिल की तलाश थी की तरह तनूर में फान कर सब्ज़ लिबास में नया जन्म नहीं पाती, क्योंकि उनको कोई शेख अली हमदानी या जैसा मर्द कामिल नहीं मिलता। वो मजाज तक महदूद रहने के सबब ललदीद का निस्फ ही ठहर कर ज़िंदगी के तनूर का ज़िंदा शोला बनकर रह जाती। वो ख़ुद इख्तियारी और शिद्दत मजाज के सबब राबिया बसरी या ललदीद की तरह मनाजिर से सलामती के साथ गुज़र कर हकीकत की ज़मीन पर उतरने के बजाय अपने गर्म गर्म लहू के समंदर में गर्क हो जाना पसंद करती। कीट्स और शेली की हमनवा परवीन शाकिर ने जवानी में ही शहज़ादी डियाना जैसी मौत पाई और इक़लीम मजाज की बुलंद तरीन चोटियों पर पहुँची। निस्वानियत की अलंबरदार शायरात जब तक परवीन शाकिर की तरह घाटे का सौदा करने के लिए तैयार न हो जाएं, उनमें से किसी को भी मीरा की तरह खालिस हिंदी इश्क की आग में जल कर अपने बिरह वियोग का कूचे कूचे में गीत गाना और सब कुछ प्रीतम के सुपुर्द करने की सदा लगाना नसीब नहीं हो सकता जैसा, और फिर परवीन शाकिर का मुकाम उन्हें कहाँ हासिल हो सकता है। जनाब आली पूरे उसका जायज़ा लिया है तो इख्तिसार का मैं कोशिश करता हूँ। अब यहाँ कीट्स की दो नज़में ला बेले सॉन्स मैसी और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, अगर इनका हवाला न दिया जाए तो हमें परवीन शाकिर की शायरी नहीं समझ में आएगी, इसलिए कि वेस्ट से उसने सारा इत्र कशीद कर लिया था और कहीं उर्दू को पहली मर्तबा एक तवाना रिवायत मिल गई और उसके लिए उसको खुद पिघलना पड़ा था, जलना पड़ा था।
बस इतना ही अर्ज़ करूँगा। उसके कवी जज्बा नशात और गज़लों और नज़मों को देखें तो उसकी शायरी में ये सारे जज्बे मौजें मारते नज़र आते हैं, और जिनसे सरफ़ नज़र अगर किया गया तो हमें फितरी और आफाकी शायरी समझ में आ ही नहीं सकती जो उर्दू में दे दिया गया, और वो उसकी भेंट चढ़ गई। अब वो यहाँ कीट्स का मैं हवाला नहीं देता हूँ, बहुत सारे निकात हैं, छोड़ देता हूँ इसलिए कि वो इंशाअल्लाह मकाले में आ जाएंगे। फितरत निगारी और जज्बात निगारी वग़ैरह का भी यहाँ बयान नहीं करता, मैं सिर्फ आखिरी जी रंग लहू सितारा लम्स और झूठ कलीदी अल्फाज हैं जो हमें शबिस्तान विसाल में दो दिलों की अलग अलग कैफियत बताते हैं। गीले और सूखे नशे के सबब ये कैफियत जॉन की शायरी में बढ़कर फाश गोई और जिनसी जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेती है। गीले और सूखे नशे के सबब जॉन की शायरी में ये कैफियत फहश गोई और जिनसी जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनके 3 जो है दीवान आखिर के ख़राब हो गए। परवीन शाकिर की हिस्से जमाल और जिनसी हैसियत कालिदास, नज़ीरी नेशापुरी, मीर या पुष्किन की जमालियात और जिनसी हिस्सियत से लग्गा खाती नज़र आती है। यह नज़ाकत ख़याल और जिनसी हिस्सियत शायरी में जज्ब व जुनून के बावजूद पागलपन नहीं बनती। अब आखिरी पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। जी मलिक मोहम्मद जायसी के मशहूर ज़माना, मैंने कलाम सब सारा छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें। मलिक मोहम्मद जायसी के मशहूर ज़माना पद्मावत की पद्मावती का किरदार अमर करने में ख़ुद मलिक मोहम्मद जायसी की हड्डियाँ गल गईं और बदन से गोश्त ढल गया। साहिबो, अपने लहू की खुशबू और अपने विसाल और फ़िराक़ की आग को सामे और कारी तक पहुँचाने में परवीन शाकिर का क्या हाल हुआ होगा, इसका तसव्वुर अब कुछ मुश्किल नहीं रहा। परवीन का कलाम आपको आतिशकदे दिल की आँच तक पहुँचाने के लिए ख़ुद काफ़ी है। फ्राइड का नज़रिया जिन्स हो या परवीन शाकिर का नज़रिया विसाल और फ़िराक़, दोनों आतिशे दिल से ही इबारत हैं। परवीन शाकिर अपनी शायरी में दोनों की तेज़ आँच से पिघल कर बहती नज़र आती हैं। शायद अगर वो मर्द होती और उन्हें थोड़ी सी ज़िंदगी और मिल जाती तो वो नासिर काज़मी की शायरी में इजाफ़ा और जॉन एलिया की गज़ल की तहज़ीब कर जाती। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया बहुत। बहुत उम्दा मकाला पेश कर रहे थे। खुशबू से मुताल्लिक़ बयान कर रहा हूँ। खुशबू का एक इस्तिआरा है, हुस्न व जमाल और फ़ज़्ल व कमाल की खुशबू जब शराफ़त के बदन में पैवस्त हो जाती है तो माशरे को रश्क जन्नत बनाने में उसका अहम किरदार होता है। इसी की बदौलत इल्म व अदब का सूरज उगाया जाता है, जिसकी शुआएँ बुक़ाए नूर बनकर कायनात को मुनव्वर कर देती हैं और जहालत की तारीकी को ख़त्म कर देती हैं। ख़िज़ां का दौर गया आ गई चमन में बहार, ख़िज़ां का दौर गया आ गई चमन में बहार, शऊर व फ़िक्र की खुशबू लुटा रहा है कोई। अब इसी के साथ जनाब जलील निज़ामी साहब को मकाला ख़ानी की दावत देता हूँ। सदर महफिल मोहतरमुल मकाम तकी आबिदी साहब और इदारे लौह कलम के ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस मेरे करम फरमा अमीर मेहदी साहब और आज के मेहमान एजाज़ी खलीलुर रहमान साहब एडवोकेट, तमाम मकाला निगारान और हाज़िरीन किराम, आपकी खिदमत में सलाम मसूम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेमिनार का जो उन्वान है, 4 लफ्ज़ों का मुरक्कब ये उन्वान आज के इजलास का मौज़ूए सुखन है। जो इदारे लौह कलम
लखनऊ के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िद पज़ीर है। मुझ जैसे हेतमदार तालिब इल्म को इस इल्मी सेमिनार का हिस्सा बनाने पर मैं तमाम इदारे के अरबाब बस्तो कुशाद का और बिलखुसूस मेरे करम फरमा अमीर महबूब साहब का ममनून और मुतशक्किर हूँ। तमहीदन चंद नुकात मज़कूरा उन्वान के बारे में और फिर कुछ बातें उस शायरा और उसकी शायरी के बारे में। लफ्ज़ खुशबू को बतौर इस्तिआरा किन किन मानों में नज़्म किया गया है, एक इजमाली जायज़ा लेकर अपनी बात ख़त्म करने की जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ। उर्दू जो कभी हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेख्ती के नामों से जानी पहचानी जाती थी, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, उसका मस्कत रास और वतन मालूम ठहरा। अवध के नवाबा और लखनऊ के कचकुलाहों ने इस गुंचे नाशगुफ्ता को गुले सदबर्ग बनाने में कोई दकीका फिरोगुज़ाश्त नहीं किया। शेख इमाम बख्श नासिख, हैदर अली आतिश, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर जैसे नाबिग़े रोज़गार हस्तियों ने इस बानुए नौबहार के गेसू संवारे। सलातीन दक्कन ने इस दोशीज़ा से, इसलिए कि उन्वान में 4 चीज़ें हैं, उर्दू, शायरी, खुशबू और इस्तिआरा। मैं तमहीदन चंद बातें कहूँगा और वो अशार जिसमें परवीन शाकिर ने खुशबू को किन किन मानों में इस्तिआरा बनाया, हर चंद के इस्तिआरे की तारीफ़ इब्तदा में बहुत अच्छे अंदाज से हमारे मोहतरम डॉक्टर तकी आबिदी साहब ने बयान किया है, वो बताने की चंदा ज़रूरत नहीं ना। सलातीन दक्कन ने इस दोशीज़ा से न सिर्फ मोहब्बत की बल्कि इसकी तज़ीन और परवरिश में सरपरस्ती की और जवान करके रश के मोह परवीन बना दिया। पंजाब और अजीमाबाद के आशुफ्ता सरों ने ऐसे इसे हाथों हाथ लिया और उसको और ज़बानों के मुकाबिला खड़ा किया। और आज उर्दू मोहल्ला जो कभी लाल किला दिल्ली के बेगमात तक महदूद थी, आपको जानकर ये खुशी होगी कि अभी रिसेंटली जो दर्जाबंदी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, जो ज़बानें बोली जाती हैं दुनिया में, उर्दू को 5वां मकाम हासिल हुआ है। शायरी इसका जो दूसरा जुज़ है, दुनिया के हर ज़बान में एक पसंदीदा सिन्फ है और फाइन आर्ट्स, फ़नून लतीफ़ा में मुसव्वरी, संतराशी, मौसीक़ी और रक़्स पर शायरी को तरजीहात में मुक़द्दम रखा गया है। दीगर असनाफ़ फ़नून लतीफ़ा में रंगों, तस्वीरों, आज़ाए बदन और सुल्तान के ज़रिए अलामतों में माफ़ी ज़मीर बयान किया जाता है, जबकि शायरी में रास्त लफ्ज़ मानी, सौत आहंग के सहारे ज़ात और कायनात के मसाइल बयान किए जाते हैं, जो न सिर्फ ये कि ज़ूद फ़हम होते हैं बल्कि ज़ूद असर भी, जिससे अमल और रद्द अमल का एक तसलसल कायम रहता है। चूँकि शायरी और उर्दू दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, इसलिए हम उर्दू शायरी एक साथ कहने में हक़ बजानिब हैं। उर्दू शायरी के बारे में आतिश लखनवी ने कहा था कि बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा सास का। जिस तरह मुरस्सा सास यानी गोल्ड स्मिथ को सोने चांदी के दीदा जेब जेवरात बनाने के लिए
कुछ ख़ास आलात या इंस्ट्रूमेंट्स की हाजत होती है, बेआईन ही इसी तरह वर्ड स्मूथ यानी शायर को इशारे, किनारे, मुहावरे, रोज़मर्रा और इस्तारों की ज़रूरत पड़ती है और वो सनाए बदाए के टूल बॉक्स से उन चीज़ों को निकाल कर उनको बरत कर अपने कलाम में हुस्न पैदा करता है। इन्हीं कारामद अशा में एक अहम चीज़ है जिसे इल्मुल बयान की इस्तिलाह में इस्तिआरा कहा जाता है, जिसकी तारीफ़ अभी डॉक्टर साहब ने तफसील से बयान कर दी है। मैं ये चाहता हूँ कि वो अशार जिनमें परवीन शाकिर ने खुशबू को इस्तिआरा बनाया है, 2-4 शेर सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ। मैंने कुछ ख़ास खुशबू से मुताल्लिक़ शेर जो है ना नोट किए थे, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से मैं सब उन अशार को छोड़ देता हूँ। जी, कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। यहाँ पर खुशबू की तरह पजीराई करना एक अजब मतलब में हुस्न पैदा कर रहा है। खुशबू का काम दिमागों को मुअत्तर और जिस्म जान में इंबसात पैदा करना होता है, लेकिन यहाँ मुसन्निफा ने खुशबू की तरह पजीराई कहकर शेर के हुस्न में एक इजाफी खूबी पैदा की है। हो सकता है शायरा ने खुशबू से मुराद अपने पहले मजमूए कलाम की इशाअत को लिया हो, उस वक्त मंजर आम पर आ चुका था और खवास अवाम में मकबूल होकर शनासाई और पजीराई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके थे, जबकि मुसन्निफा अभी उम्र की 25 मंजिलें भी पूरी तरह मुकम्मल न कर पाई थी। यहाँ शायरा ने खुशबू को तारुफ और तकरीम के इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। खुशबू है वो तो छू के बदन को गुजर न जाए, खुशबू है वो तो छू के बदन को गुजर न जाए, जब तक मेरे वजूद के अंदर उतर न जाए। इस शेर में मुसन्निफा खुशबू को फनाफिल फौर के जुमरे से निकाल कर बकाए दवाम का दर्जा देती हैं। वही खुशबू मोतबर और मुस्तनद है जो वजूद के अंदर उतरने की सलाहियत रखता हो। बदन को छू के गुजरने वाली शमीम को वो खुशबू नहीं मानती। यहाँ मुसन्निफा ने खुशबू को मुस्बित और मुस्तकिल रवैये पर मोहब्बत का इस्तारा बनाया। बकौल लिसानुल गैब हाफिज शिराज, हरगिज नमी रदाओं के दिल जिंदा शुब इश्क, सब तस्त बर जरीद आलम दवा में माँ। एक शेर, रंग मनाया जाए खुशबू खेली जाए, फूल हंसें पत्ते नाचें और माली गाए। इस शेर में परवीन शाकिर ने इज्तिमाई ज़िंदगी को खुशगवार बनाने से ताबीर किया है। रंग मनाना जिसमें रलियाँ महजूफ है, रोज़मर्रा रंग रलियाँ मनाना है, फूल पत्ते और माली के अफराद ख़ानदान का इस्तारा बनाया है। जो मैं बिल्कुल इख्तिसार से कहता हूँ और अपनी बात को यहीं ख़त्म करने से पहले परवीन शाकिर से हरचंद के मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरी उनसे गुफ्तगू रही, तो मैं जिस वक्त उनका सानहा हादसा पेश आया तो मैंने एक पता कहा था, उस पर आज की बात को ख़त्म करता हूँ। सानहा वो गुजर गया जिसको अक्ल तस्लीम कर नहीं सकती, शोर कहता है मर गई परवीन, शेर कहते हैं मर नहीं सकती। शुक्रिया। अब वक्त बहुत कम है, लिहाजा मसनद सदारत पर मुतमक्किन आलमी अदीब व दानिश्वर मुहक्किक व नक्काद और आलिम व फाजिल जनाब तकी आबदी साहब की खिदमत में इल्तिजा करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मकालात पर अपने पुरमग़्ज़ ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। नहीं भाई, कोई पुरमग़्ज़ मौजूद सामीन
आधा वर्ष है। मैं कोई आपके जो है मखालात जो हुए हैं उस पर मैं इजहार नज़र नहीं करूँगा। खलील भाई जानते हैं कि मेरा तरीक़ा होता है, इस वजह से यह इंसाफ नहीं है कि अगर मैं एक मखाले निगार को कहूं कि आप अपने मखाले से कुछ पढ़ दें 10 मिनट में और उसके बाद से मैं इजहार कर सकूं कि ये चीज़ नहीं कही, ये चीज़ आपने यूँ कही। इट्स नॉट फेयर। तो वो उम्दा तरीन मखाले पेश किए गए, मैंने फैज़ हासिल किया। मैं जितना भी इतना कम मवाद लिटरेचर में, मेरा एक एक जुमला लेते जाइए, 4 मिनट बात करूँगा। परवीन शाकिर पर है कि उर्दू अदब की जमालियात को शर्म से पानी में डूब मरने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। गुफ्तगू की जाती है कि जब जनाजा उसका खबर में उठाया जा रहा है तो एक अदीब उसकी उंगली जो टच होती है उस पर गुफ्तगू करता है। इट्स टू पैथेटिक। जैसा बताया 42 साल, अगर यही परवीन ईरान में होती, मैंने फरूख फर्रुखजाद को पढ़ा है, मैंने परवीन इत्तेसामी को पढ़ा है, मैंने पूरे 5 और उसके जितने भी खुतूत निज़ाम साहब को उन्होंने लिखे हैं, या बीना के तहत जो उसने पूरे आपके जो है अखबारों में जो गुफ्तगू की है, या जो उसके मलफूजात है, या जो छोटे छोटे जुमले हैं उसके, सब पर मैंने मुताला किया है। इससे आला है या उसी में मुकायसा नहीं कर रहा हूँ। अगर ये होती ईरान में तो कम से कम 1000 किताबें आपके कम से कम आ जाती। हमने कुछ नहीं किया। तो मैं इल्तिमास करता हूँ डॉक्टर शफीक शफक से कि हर मकाला जो यहाँ पर हुआ है, बल्कि मैं शम्स इकबाल साहब से भी कहूँगा कि इसको उस सतह पर पूरे मकालात को शाया किया जाए, इस वजह से कि परवीन पर काम ही नहीं हुआ। हम क्या बात करें? हमारे पास मर्द बुनियाद मुआशरा है। किसी ने इसलिए कि औरत है कलम नहीं उठाया, किसी ने इसलिए कि वो सेल्फ मेड थी और खूबसूरत थी। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसलिए जमाल की, कमाल की गुफ्तगू कीजिए जनाब, हासिल की गुफ्तगू कीजिए आपके पास, और किसी से मुकायसा मत कीजिए, क्योंकि गुलाब गुलाब है, कमल कमल है। कमल को गुलाब से मिलाना या गुलाब को कमल से मिलाना ज़्यादा आपके फिक्री आपके वो नहीं है। आपने देखा जहाँ कहीं भी हर मज़हब में मर्द का नाम आया है तो क्रोमोसोम को देख लीजिए, औरत XX है और मर्द XY। इसी वजह से XY इस्तेफादा किया गया है, वो कुरान हो या वो गीता हो या किसी और, इस वजह से कि उसमें औरत का भी 50% जुज़ू है। अगर औरत का नाम लिया जाता निसा तो वो XX होता, मर्द आउट रहता। इस वजह से फिलॉसफिकली XY इस्तेमाल किया गया है। जब हुकूक़ बशर की बात होती है, जब खलीफतुल्लाह की बात होती है, जब इंसान कामिल की बात होती है, तो मकसद उसमें 50% औरत शामिल है। तो 50% अगर औरत शामिल है तो हमने औरत को क्यों नहीं उसका मुकाम दिया? वो गुफ्तगू। तो इसी वजह से इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को दर नज़र मत लीजिए। कहने का मतलब यह है कि परवीन पर सेमिनार होना चाहिए। आपने देखा ख़वातीन ने जिस तरीके से पेश किया। एक ही जुमले में बात करना चाहता हूं, ये जो आप बड़े बड़े जो शायरा उसके ज़माने में थे, मरने तक उन लोगों ने एक कलम एक कागज़ नहीं लिखा, मरते ही वो आंसू बहाए हैं कि आपके ताज्जुब कर रहे थे। हम लोग नाम नहीं लेना चाहता किसी का, इतनी मुश्किलात थी औरतों की, अदीबों और शायरों की तरफ से। वो तो आवाम उसको पसंद कर रही थी। तो जब वो जिंदा थी तो कुछ नहीं किया गया।
जब वो मर गई तो दूसरे दिन शुरू हुए आपके आंसुओं के, आपके जो है खतूत। ज़रूरत इस चीज़ की है। मैं बहुत ही संभल के बात करता हूँ। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आइए, जो काम अभी तक उर्दू अदब ने नहीं किया, जिसकी बिना डॉक्टर शफीक ने डाली है और जिस मेयार का वो हो रहा है, ये इसको किताबी शक्ल भी दी जाए और ये बताया जाए। बहुत अहम पॉइंट्स भी इसमें इस्तेफादा किए गए हैं। और अब मालूम हो रहा है कि जब मखाल निगार के हाथ में कलम होता है तो फिर दिमाग के जो 14 तबक हैं वो पूरे रोशन हो जाते हैं। जब मालूम होता है कि ये क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या नहीं कह रहा है। नेगेटिविटी में मत जाइए, पॉजिटिविटी देखिए। क्योंकि जब एक शख्स कहता है जंगल में उस तरफ पहाड़ है, इस तरफ पानी है, दरिया है, तो आप कहते हैं ये क्या बकवास कर रहा है। नहीं, एक सेकंड बिजली चमकी, आपकी नज़र पाई थी, उसने देख लिया कि उस तरफ पहाड़ है, इस तरफ दरिया है। तो ये एक तजल्ली है। तजल्ली हर एक को हर वक्त नसीब नहीं होती। तो हर एक इंसान का एहतराम कीजिए। हर शख्स जो कलम रखता है उसको यूँ समझिए कि क्या आप उससे हंस कर सकते हैं। ख़वातीन ने, परवीन के पास निस्वानियत भी है, परवीन के पास शायरी भी है। हमारे पास इस चीज़ की कमी थी। या औरतें जितनी भी शायरा थीं या सिर्फ निस्वानियत की बात कर रही थी, रोना धोना फोना, या फिर फ़िलासफ़ी और नीच बात कर रही थी। परवीन एक इत्तेदाल से बात की है। कुदरत ने कम उम्र दी, लेकिन उस कम उम्र में उसने शगुफ़े खिलाए। और मैं मख़सूसन ख़वातीन से ये इस्तिदवा करूँगा, स्कॉलर से, कि इसको वाजिब किफ़ाई समझकर कम अज़ कम, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो नक़ाली होगी, वो बनावट होगी। हम जज्बात निस्वानी की पूरी तरीक़े से अक्कासी नहीं कर सकते। औरत को औरत ही समझ सकती है। देखिए, परवीन ने अब जो औरत के जो स्टेजेस हैं, माँ पर जो नज़में लिखी हैं कि माँ ने क्यों मेरा नाम परवीन रखा, वो सेक्शन है जहाँ पर परवीन बेटी है। परवीन जहाँ पर नसीर से कनेक्शन में आती है वो आशिक बनकर उसकी ज़ौजा बनती है। परवीन जब मुराद को जन्म देती है तो एक माँ के रूप में किस तरीक़े से इस मर्द बेबुनियाद माशरे से लड़ती है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है, माशरे के साथ साथ उसको बेटी के लिहाज से, उसको एक ज़ौजा और आशिक के लिहाज से, उसको एक माँ और ममता के लिहाज से देखा जाए और यह बताया जाए कि ये इसकी वो क्या है, अज़मत क्या है और ये हमारे लिए। और क्योंकि ये एक खुशबू है, खुशबू को सरहदें रोक नहीं सकती। कहीं भी पैदा हो, कहीं भी मर जाए, हमें क्या करना, यह हमको जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये गुलाब कहाँ खिला है। हमको तो ये जानने की ज़रूरत है ये खुशबू गुलाब की है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी के साथ ये सेशन ख़त्म हो रहा है और ज़ोहराने का एहतमाम बाहर आप हज़रात से दरख्वास्त है कि ज़ोहराना तनावुल फरमा लें। उसके बाद फिर 2 सेशन होंगे और उसमें भी हमारे बहुत ही अहम और नामवर कलमकार दानिश्वर हज़रात अपने ख़यालात और अपने मक़ालात पेश करेंगे।